हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो ये वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीपीसीएस प्रीलिम्स द डी डे द 6th ऑफ दिसंबर, जिस दिन यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है। उसको लेके उसकी स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, एक एक्चुअल प्लान क्या होना चाहिए, एक रियलिस्टिक प्लान क्या होना चाहिए, उस पे हम आते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई जस्ट हैव अ स्मॉल रिक्वेस्ट। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद हैं, अगर आपको लगता है यूजफुल हैं, सो प्लीज़ डू like the video and subscribe to my channel. Let's start. So 6th of December is the D-Day. 6th of December is a D-Day. उस दिन है हमारा पेपर. Okay? आज से शुरू है जून. क्या हम जून से लेके नवंबर एंड रफली हमारे पास 6 मंथ्स हैं. वी डू नॉट हैव 7 मंथ्स. प्लीज़ वो जो फर्स्ट वीक है ना जून दिसंबर का, राइट, उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे इस स्ट्रैटेजी में. सो वी हैव रफली 6 मंथ्स, 6 महीने हमारे पास. तो क्या जो पहला सवाल हमारे मन में आएगा, दिमाग में आएगा, क्या हम 6 मंथ्स में इतना कुछ कर सकते हैं कि हम यूपीवीसीएस को क्वालिफाई कर सकते हैं प्रीलिम्स? यस, वी कैन डू दैट. क्या हम मेंस क्वालिफाई कर सकते हैं मतलब आने वाले वक्त में? यस, हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन एक प्रैक्टिकल अप्रोच लेके, मेंटल क्लैरिटी लेके. ओके, वो क्या है? वो ये है कि जो लोग भी पहले अपीयर कर चुके हैं ना यूपीपीसीएस में, या फिर जो लोग भी यूपीएससी प्रीलिम्स या यूपीएससी मेंस के लिए तैयारी कर चुके हैं, एंड जो बीता हफ्ता गया लास्ट संडे 24 मई, वो जो लकी ड्रॉ जो किया गया था, उस लकी ड्रॉ में अनफॉर्चुनेटली उनका नाम नहीं आ पा रहा या फिर वो फेल हो रहे हैं उसमें. तो ये वीडियो, ये स्ट्रैटेजी बेसिकली उनको ही ज़्यादा फ़ायदा करेगी, बिकॉज 6 मंथ्स में फाउंडेशन कंप्लीट करना, 6 मंथ्स में हर एक चैप्टर, हर एक बुक्स कवर करना ह्यूमनली इम्पॉसिबल है. बट इफ़ यू कैन डू इट, देन वंडर्स, सीरियसली वंडर्स होंगे अगर आप कर सकते हो तो. ठीक है. सो मेरा स्पेशली टारगेट, मैं ना रियलिस्टिक बात करना पसंद करती हूँ, राइट? लाइक आई नॉट द person who will give a false hope or something like that just for the sake of views that yes, you can crack UPPCS prelims in 2026 within 6 months, scratch from the zero knowledge. For me, I think that's quite impossible for those who will be appearing for the first time. Okay, so ये वीडियो उनके लिए है जो पहले अपीयर कर चुके हैं या जो यूपीएससी की तैयारी कर चुके हैं. अच्छा, अब क्या प्लान ऑफ एक्शन है? तो देखो, पहले तो हमें पता होना चाहिए कि भाई इस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, राइट? ठीक है. तो इस एग्ज़ाम का पैटर्न बेसिकली ये है कि जो फर्स्ट पेपर है वो जनरल स्टडीज़ का पेपर है, और जो सेकंड पेपर है वो सी सैट का पेपर है, मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग का पेपर है जो सेकंड पेपर है. ओके, जो फर्स्ट पेपर है उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150 हैं. ओके, 200 मार्क्स मैक्सिमम है. हर एक क्वेश्चन 1.3 मार्क्स का है. नेगेटिव मार्किंग 1/3 की है. जो पेपर 2 है, जो सेकंड पेपर है, सी सैट है, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 है, मैक्सिमम मार्क्स 200 है, एंड इसमें हमें क्वालिफाई करने के लिए 66% 33% बेसिकली मार्क्स चाहिए, राइट? ओके. तो पहला पेपर जो है, मॉर्निंग का जो पेपर है, वो जनरल स्टडीज़ है. उसमें क्या क्या पूछा जाता है? उसमें हिस्ट्री कौन सी? एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न एंड द आर्ट एंड कल्चर. ओके. देन वी हैव पॉलिटी, देन वी हैव इकोनॉमी, देन वी हैव जनरल साइंस. इसमें ना साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ज़्यादा जनरल साइंस का वेटेज ज़्यादा है. जनरल साइंस लाइक बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ऑफ क्लास बेसिकली 7th 8th 9th एंड 10th मैक्सिमम, इतना पूछा जाता है. ठीक है. इकोनॉमी, वी हैव डन एनवायरमेंट पोर्शन थोड़ा लिमिटेड है. क्वेश्चंस एनवायरमेंट के काफ़ी सिंपल हैं, बट यस वेटेज इसका कम है, राइट? सो हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, साइंस, जनरल साइंस हो गया, थोड़ा बहुत साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी मान लो,
वी नेवर नो कि कब हमें कौन सा सरप्राइज मिल जाए पेपर में और क्या चेंज हो जाए. सो वी हैव टू प्रिपेयर लाइक दैट. उस पर हम डिटेल में भी बात करेंगे, राइट? देन वी हैव इन्वायरमेंट, देन वी हैव जोग्राफी. तो जोग्राफी में ना, इसमें जो मेजर पोर्शन जो है, जोग्राफी के 3 हिस्से होते हैं. वी नो फिजिकल जोग्राफी, इंडियन जोग्राफी, एंड देन वी हैव ह्यूमन एंड इकोनॉमिक जोग्राफी. तो इसमें जो ह्यूमन एंड इकोनॉमिक जोग्राफी है ना, उसका जो पोर्शन है वो सिग्निफिकेंटली थोड़ा ज़्यादा है. लाइक रिफाइनरीज कहाँ है, मिल्स कहाँ है, वो पावर प्लांट्स कहाँ पे लगे हुए हैं, नैल्को कहाँ है, उड़ीसा, मतलब जो इकोनॉमिक जोग्राफी है, लाइक खेतरी माइंस इज फेमस फॉर कॉपर, Talcher is famous for coal, and like Badam Pahad in Orissa is famous for this and that and this. Nalco कहाँ लगा हुआ है, lignite, नवेली lignite कहाँ है. ये ऐसे questions जो हैं basically ये थोड़े ज़्यादा पूछे जाते हैं. And यही portion जो वर्ल्ड लेवल पे है, लाइक ह्यूमन इन इकोनॉमिक जोग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक व्हेन वी स्टडी द जोग्राफी. ओके, इसके साथ साथ हमें फिजिकल जोग्राफी एंड इंडियन जोग्राफी भी करना है. एंड इंडियन जोग्राफी में लाइक बेसिकली मैपिंग. Last year they asked the question on like the peaks, Doda Beta and the Guru Shikhar of Rajasthan and Dhupgarh, and उसका जो उससे related जो questions थे वो पूछे गए थे, right? So physical Indian geography का basically mapping portion वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. देन कम्स फिजिकल जोग्राफी. फिजिकल जोग्राफी में लाइक वी हैव द एनसीईआरटी. सोर्सेस पे मैं अभी आऊँगी, सोर्सेस के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे. मैं बता रही हूँ कौन कौन से सब्जेक्ट के कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. ओके, देन वी इस जो यूपीपीसीएस है, इसमें वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शन जो है वो है करंट अफेयर्स. ओके, करंट अफेयर्स ऑफ व्हाट? करंट अफेयर्स ऑफ उत्तर प्रदेश एंड करंट अफेयर्स ऑफ द वर्ल्ड, राइट? जैसे लास्ट उसमें वी हैव द पोटैटो सेंटर, साउथ एशिया का रीजनल जो सेंटर है वो आगरा में बनाया, तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन आया था, राइट? लास्ट ईयर वी हैव अ क्वेश्चन ऑन स्कीम, ट्राइबल स्कीम है आदि कर्मयोगी करके, वो क्वेश्चन आया हुआ था, राइट? तो ये क्वेश्चंस भी आते हैं. तो करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. वी नो द प्रोग्रेस दैट द यूपी इज़ मेकिंग इन टर्म्स ऑफ एआई के प्लान्स कहाँ लग रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में यूपी कहाँ जा रहा है. तो यूपी स्पेसिफिक भी, एंड दैट टू नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. 40% जो 40 क्वेश्चंस जो हैं बेसिकली 40 क्वेश्चंस 30 to 40 क्वेश्चंस जो हैं करंट अफेयर्स के आते हैं, इंक्लूडिंग बोथ यूपी एंड द नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स. देन वी हैव समथिंग कॉल्ड बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे. बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे हम बेसिकली या तो आप इसे करंट में रख लो या आप इसे इकोनॉमी के पोर्शन में रख लो. अगर आप इसे इकोनॉमी के पोर्शन में रखते हो तो यूपी का बजट, यूपी का इकोनॉमिक सर्वे, और सेंटर का बजट और सेंटर का इकोनॉमिक सर्वे. सो ये है बेसिकली मोटा मोटा इसका सिलेबस का डिफ्रेंसिएशन, ठीक है? अच्छा, अब बात करते हैं हम क्वेश्चंस कैसे आते हैं और उनको टैकल करने के लिए हमारे रिसोर्सेस क्या होने चाहिए, सोर्सेस क्या होने चाहिए, कौन सी बुक्स हमें रेफर करनी है, तो वो अब हम डिस्कस करते हैं, ठीक है? पहली चीज़ तो जो भी ये वीडियो देख रहा है, जो भी यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए अपीयर करेगा, मेरी एक आप लोग से सिंसियर रिक्वेस्ट है, प्लीज़ प्लीज़ do not follow any shortcut. There is nothing like shortcut in this world. If you want to crack this exam, you have to burn yourself like a gold. जितना तपोगे उतना अच्छा मार्क्स आएगा, उतना अच्छा रैंक आएगा आपका. अगर कोई ये कह रहा है कि सिर्फ घटना चक्र करके चले जाओ, then trust me, that person is playing with your future. क्या प्रॉब्लम आती है, क्यों हम एग्ज़ाम में जाके हमें आता है चीज़ें, हम डिलीवर नहीं कर पाते हैं, क्या प्रॉब्लम है ऐसी, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे. हमारी साइकोलॉजिकली हम किस तरीके से डिफीट हो जाते हैं क्वेश्चन पेपर जब आता है, तो हम उस पर भी बात करेंगे. सो देयर आर मैनी थिंग्स. इंस्टीड ऑफ लाइक जस्ट फूलिंग योर सेल्फ दैट यू हैव completed the PYQs and you have done the PYQs, do not fool yourself like that. You have to prepare your preparation, you have to prepare your subject, you have to prepare yourself कि नया क्वेश्चन आए तो उसे देख के आप डरो नहीं. यहीं पे हम
काफ़ी लोग जिनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होती है वो यही मात खाते हैं। प्लीज़ अपने आप को बेवकूफ़ मत बनाना कि सिर्फ घटना चक्र कर लिए, सिर्फ घटना चक्र कर लिए, सिर्फ घटना चक्र कर लिए, घटना घटना घट जाएगी आपके साथ। डोंट डू दैट। ओके, फॉलो द स्टैंडर्ड सोर्सेज, देन गो फॉर दिस घटना चक्र, कंप्लीट योर लूसेंट, एंड देन अपने PYQs लगाओ, घटना चक्र से लगाओ, इससे लगाओ, किसी से भी लगाओ, लगाओ, और उसके बाद अपने आप को सर्टिफिकेट दो, यस आई नो द सब्जेक्ट, आई कैन क्लियर इट। समझ रहे हो मेरी बात को, वाई आई एम सेइंग दिस। काफ़ी लोग सिर्फ इसीलिए फेल होते हैं क्योंकि उनको कहा जाता है बस ये कर लेना। नहीं 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 नहीं, स्टैंडर्ड सोर्सेस फॉलो करो। स्टैंडर्ड सोर्सेस हैं क्या? चलिए जी बात करते हैं हिस्ट्री पे। हिस्ट्री की आपने पता होगा कि क्लास 6th 7th 8th एंड 12th की NCERTs है, 12th की थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री NCERT है, वो आपको करनी है। ठीक है, अगर किसी ने RS शर्मा की है, बिपिन चंद्रा की है, सतीश चंद्रा की है, वेल एंड गुड, नो प्रॉब्लम फॉर यू, आप उसको भी रिवाइज करते जाओ। ठीक है, लेकिन अगर किसी ने उनको नहीं किया, ओल्ड NCERTs नहीं की हैं, तो न्यू NCERTs दैट इज 6th 7th 8th एंड क्लास 12th की 3 NCERT इंडियन थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री 1 2 एंड 3 वो करनी है। डन, ओके। इसमें भी क्या करना है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है जो मिडेवल का पोर्शन है, सूफी सेंट्स एंड जो भक्ति सेंट्स हैं उनकी क्रोनोलॉजी वो याद करनी है, प्लस उनके कंटेम्प्रेरी किंग्स कौन से हैं या फिर वो किस किंगडम का पार्ट थे, तो वो आपको याद करना है। बिकॉज लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, दिस वन कबीर पे था एंड देयर गुरु नानक जी पे था, इन पे भी क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर, एंड ऐसे क्वेश्चंस ना स्टेट PCS में रिपीट होते हैं, तो आपको स्पेसिफिकली इन पे मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी जहाँ पे आई विल बी फिगरिंग आउट 150 to 200 most important topic of static, and then I will be making a video on 100 and 150 most important topics of current affairs. ओके, सो डू नॉट वरी अबाउट दैट। सो हिस्ट्री का मैंने बताया आपको, ये है एंशिएंट और मिडिवल का। देन कम्स मॉडर्न। मॉडर्न के लिए देखो आप बहुत सारी किताबें हैं मार्केट में, मैं रेफ़र करूँगी स्पेक्ट्रम को, आप साइनल त्रिपाठी की भी किताब रेफ़र कर सकते हो, आप एक और अभिषेक मिश्रा हैं उनकी किताब भी देख सकते हो, बट स्पेक्ट्रम सबके पास होती है और सबने खरीद के भी रखी है, सो गो विद द स्पेक्ट्रम ओनली। या फिर अगर आप किसी कोचिंग में इनरोल्ड हो, वहाँ का स्टडी मटेरियल आपके पास है, प्लीज़ उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कीजिएगा। ओके, दैट इज़ द थिंग फॉर द मॉडर्न। नाउ कम्स टू दिस आर्ट एंड आर्किटेक्चर। क्लास 11th की NCERT इज सफिशेंट, प्लस हर एक पीरियड का, जैसे मिडिवल है, प्री मिडिवल है, एंशियंट है, उसमें कहाँ से जो एवोल्यूशन ऑफ आर्किटेक्चर हुआ है, एवोल्यूशन ऑफ आर्ट्स हुआ है, एवोल्यूशन ऑफ पेंटिंग्स हुआ है। अभी इस टाइम पे पेंटिंग्स बड़ी काफ़ी न्यूज़ में, चर्चाओं में, तो ना आप पेंटिंग्स का एवोल्यूशन फ्रॉम द म्यूरल्स टू द मिनिएचर पेंटिंग, फ्रॉम द एंशियंट टू द मिडिवल में टिल द टाइम ऑफ दिस वन हु इज दैट फादर ऑफ औरंगजेब, शाहजहाँ की टाइम तक की आपको पेंटिंग्स अच्छे से करनी है। ठीक है, आपको एवोल्यूशन ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर लाइक सोमनाथ वाज इन न्यूज़ एंड राजा बली का टेम्पल जो है बिहार में वो न्यूज़ में था, तो इनको लेके आपको अच्छे से याद करना है। लाइक दिस ईयर ओनली दे इन द UPSC दे हैव आस्क्ड द क्वेश्चन ऑफ लाइक किस टेम्पल का जो शिखर है वो नागरा स्टाइल में है, किसका वैसारा स्टाइल में है, किसका द्रविडियन स्टाइल में है। आपको आपके बेसिक्स पे ना बहुत अच्छे से काम करना है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आपको काम करना है। अदर बिकॉज एवरीवन वांट्स द सिलेक्शन, राइट, जो उसको ही सिलेक्शन मिलेगा जो अपने आप को पुश करते हुए आगे बढ़ता जाएगा। रुकना नहीं है, सिलेबस अपने साथ में रखना है, PYQs अपने साथ में रखना है, स्टैंडर्ड सोर्सेस पढ़ने हैं और आगे बढ़ते जाना है, राइट। तो हिस्ट्री इज डन। नाउ कम्स टू पॉलिटी। पॉलिटी का एक ही ग्रंथ है आजकल मार्केट में, एंड आई डोंट नो कि अब वो कितना रेलेवेंट रहेगा आफ्टर UPSC 2026, बट ठीक है, अभी के लिए UPPCS के लिए वही सफिशिएंट है, दैट इज़ द लक्ष्मीकांत एंड
वी हैव द ल्यूसेंट वो बेयर एक्ट. अब मैं बेयर एक्ट क्यों बोल रही हूँ? काफ़ी लोग बोलेंगे अरे ये तो यूपीपीसीएस का पेपर है, यहाँ पे बेयर एक्ट की क्या ज़रूरत है, ये तो यूपीएससी वाले बेयर एक्ट को रेफर करते हैं. नो 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 नो. अगर वो क्वेश्चन पूछ रहा है, सब देखो आपको भी पता है यूपीपीसीएस का जो पेपर है वो अपना स्टैंडर्ड बढ़ा रहा है. It's seriously increasing its standard, right? If they asked question last year, there was one question in UPSC कि constitution के में कहीं क्या mention है political parties word? Yes, it is mentioned in the 10th schedule. राइट लक्ष्मीकांत में सब कुछ इजीली दिया हुआ है, लेकिन एक बार प्लीज़ बैरेक्ट किसी भी का भी आप पीएम बख्शी जो भी आपको मिल रहा है, प्लीज़ या तो उसकी डिजिटल कॉपी या उसकी फिजिकल कॉपी अपने साथ रखो, प्लीज़ रखो. ये छोटी छोटी चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ दे जाएंगी. या फिर इफ़ दे आस्क क्वेश्चन ऑन एनीथिंग लाइक इट इज़ मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ डिफाइन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, समथिंग लाइक दैट, यू नीड टू बी वेरी 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 अवेयर ऑफ दैट. लास्ट ईयर उन्होंने कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी पूछे थे जैसे नंबर ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा इंक्रीजिंग एंड द डिक्रीजिंग ऑर्डर, तमिलनाडु का, वेस्ट बंगाल. आई रिमेंबर दोज क्वेश्चंस, सो आई एम टेलिंग यू दैट वैसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है. राज्यसभा में कितनी सीट, एंड दे इवन आस्क द क्रोनोलॉजी ऑफ द प्रेसिडेंट्स और द वाइस प्रेसिडेंट, समथिंग लाइक दैट दे आस्क्ड लास्ट ईयर. सो वो क्रोनोलॉजीज हमें पता होने चाहिए. दे आस्क्ड अबाउट, डायरेक्ट क्वेश्चन था ऑन दैट स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 पे, फजल अली एंड देन पानीकर एंड खुंजरूकर के जो लोग थे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन 1956 में. सो प्लीज़ अपनी लक्ष्मीकांत को एकदम चाट लो, ठीक है? एक एक पेज पे क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है पता होना चाहिए, प्लस एक रीडिंग मार लेना बेयर एक्ट की. योर पॉलिटी विल बी डन. ओके, कमिंग टू जोग्राफी के लिए काफ़ी लोग बोलेंगे बस क्लास 11th और 12th की एनसीईआरटीज कर लो. आई विल नॉट से दैट बिकॉज 6th 7th और 8th 9th एंड 10th की एनसीईआरटीज बहुत अच्छी हैं. प्लीज़ डू रीड देम. अच्छी से मैं कह रही हूँ, उन एनसीईआरटीज से क्वेश्चंस बनते हैं. जैसे क्लास 9th की जो एनसीईआरटी है ना, वो इंडियन ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है, और जो क्लास 11th की जो बुक 2 है वो भी इंडियन ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है. लेकिन कुछ स्पीशीज प्लांट्स की जो एवरग्रीन फॉरेस्ट, ड्राई डिसीजियस फॉरेस्ट, एसेट्रा फॉरेस्ट की जो स्पीशीज़ हैं वो क्लास 9th की एनसीईआरटीज़ में ज़्यादा दी हैं कंपेयर टू क्लास 11th. सो इफ़ पॉसिबल, इफ़ टाइम परमिट्स, एंड अगर आपका सपना सिलेक्शन का है तो आई डोंट से थिंक कि आप ये मिस करोगे 6th 7th 8th 9th 10th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की. डू दैट. प्लस मैपिंग इस साल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ ट्रम्प अंकल ने पूरी दुनिया को नचा के रखा है. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अब तो यूपीएससी ने भी पूछ ही लिया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से अगर हमें पास करना है तो कौन सी कंट्रीज से हम पास करेंगे. सो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बहुत सिंपल था, बट सपोज इफ दे आस्क द क्वेश्चन, यूपीपीसीएस वाले अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लें कि सुंडा स्ट्रेट से पास करते टाइम हम कौन से 2 लैंड मासेस के बीच से निकलेंगे, तो हमारी हवा टाइट हो जाएगी. या मलक्का तो खैर इम्पॉर्टेंट है, सिंपल है. या फिर जौहर स्ट्रेट से हम पास कर रहे हैं तो हम कौन से 2 कंट्रीज़ के बीच से निकल जाएंगे. या बॉस्फोरस स्ट्रेट से हम पास कर रहे हैं तो कौन से 2 कॉन्टिनेंट या कंट्रीज से हम निकलेंगे, एसेट्रा. दे कैन आस्क अबाउट दैट. या फिर जो डंकन पैसेज है या जो ड्रेक पैसेज कौन से 2 कॉन्टिनेंट को सेपरेट करता है, या कौन से 2 कॉन्टिनेंट उसके बीच में से वो पास होता है. दे कैन आस्क सच क्वेश्चंस एंड यू हैव टू बी वेरी 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 वेल प्रिपेयर्ड फॉर दोज क्वेश्चंस. हम अपना अप्रोच उस लेवल का बना देंगे कि कहीं से तुम पूछो, किस तरीके से भी तुम पूछो, वी आर रेडी विद द आंसर. एंड दिस इज द ओनली वे टू क्लियर दिस एग्जाम और एनी एग्जाम, कि हमें पता हो कि क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है. राइट? I think this video is getting way too long, so I will be making the part 2 as well, where I will be discussing about the sources, थोड़े और जो बाकी के sources हैं, और जो दूसरा जो हमारा strategy और क्या होनी चाहिए और कैसे refine होनी चाहिए उस पर भी बात करेंगे. If you find my video useful, please give it a like and subscribe to my channel. Thank you so much.